ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा यहां से पहले कौन गुजरा, मान लेते हैं तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त हैं ऐसे लाइन में लगे हुए हैं बेटा, ऐसे तीन दोस्त निकल रहे हैं बी से, बी दोस्त का नाम नहीं है, बी पॉइंट है। तो जब पहला दोस्त निकलता है, मान लेते हैं वो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रखता है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो जरूर से जब उसके पीछे वाला दोस्त आएगा इस पॉइंट पर, तो उसे भी 2 मीटर पर सेकेंड ही रखनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। जब ये इधर से गुजरेगा तब उसे भी इस जगह पर 2 मीटर पर सेकेंड ही रखनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। इसका मतलब बी से कोई भी गुजरेगा उसे वही वेलोसिटी रखनी पड़ेगी जो उसके पूर्वजों ने रखी, मतलब जो उससे पहले वहां से निकले, जो वेलोसिटी उन्होंने फॉलो करी उन्हें भी वही वेलोसिटी बी पॉइंट की फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा सर, इसका मतलब आगे कोई पॉइंट डी भी मिलेगा उन्हें, और वही तीन बच्चे यहां से भी गुजरेंगे क्योंकि एक ही स्ट्रीमलाइन पे चल रहे हैं वो, सही है क्या? तो बताओ क्या डी की वेलोसिटी 2 ही होनी चाहिए? नहीं, डी की कुछ और हो सकती है। लेट अस से आपने मान लो बेटा 3 हो गई, तो बताओ जब कोई निकलेगा 1 निकलेगा तो वो भी 3 से निकलेगा, उसके पीछे 2 निकलेगा तो वो भी 3 से, जब वो तीसरा निकलेगा तो वो भी 3 से ही निकलेगा। इसका मतलब क्या कि हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो समय के साथ नहीं बदलती, वो समय के साथ नहीं बदलती। इसका मतलब ये नहीं कि उन पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है, जिस पॉइंट की जो है वो वही रहेगी। बेटा आपस की वजह से नहीं हंस रहे क्या? नहीं तो हंसते कैसे? ऐसे हंसते हैं। चलो समझे क्या बात को? किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट शुड नॉट वेरी विद टाइम। तो अगर ए से गुजरने के लिए आपको चाहिए 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, तो कोई भी पार्टिकल हो भाई, कितना ही बड़ा पार्टिकल हो अपने आप में, ठीक है, कितनी अप्रोच हो उसकी, जब वो ए से गुजरेगा ना तो उसे 10 ही रखनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। समझ में आई बात? दूसरी बात, मैंने क्या बोला बेटा आपको कि अगर आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है तो आप क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो मुझे बताओ अगर मैं इसी पॉइंट को फॉलो करूं, ये मैं आपको लिखवाऊंगा सारी बातें, इसी पॉइंट को फॉलो करूं तो बेटा क्या दो स्ट्रीमलाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं क्या? बताओ, ये ऐसे बना दी, एक ऐसे बना दी, और मैं कह रहा हूं कि यार ये इस पॉइंट पर मिल गई, सही है। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पे तो दो टेंजेंट बन सकते हैं, एक तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रीमलाइन, ये स्ट्रीमलाइन कह रही है कि तुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और ये स्ट्रीमलाइन कह रही है तेरे को इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो मुझे बताओ जब पार्टिकल यहां आएगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई मेरे को इसके अकॉर्डिंग चलना है कि मुझे इसके अकॉर्डिंग चलना है, और ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, साइंस के अंदर ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसका मतलब दो स्ट्रीमलाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कोई बच्चा ये बोल सकता है सर इन दोनों वेलोसिटीज का क्या कर लो, रिजल्टेंट निकाल लो और फिर उसमें चला देना ऐसे, है ना। ये इमेजिनरी बात है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है, पर ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। एक समय पे मैं दो जगह जा सकता हूं क्या? तो बेटा मैं इन दोनों की बात को कैसे सेटिस्फाई करूंगा कि हाँ भैया ये भी सही है ये भी सही है? इसका मतलब ये भिड़ ही नहीं सकती, इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आया क्या? दो पाथ नहीं हो सकते एक जगह पे आदमी के या वाटर पार्टिकल या फ्लूइड पार्टिकल के। बोलो आई क्या बात समझ में? और है ना बेटा एक वर्ड और यूज किया जाता है, लैमिनर। लैमिना समझते तुम? लैमिना अपन ने बात करी थी, अपन प्लेन लैमिना, कहीं ना कहीं वर्ड आया था, स्क्वायर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना। लैमिना मतलब होता है सरफेस, ऐसे फ्लैट सरफेस। तो लैमिनर फ्लो क्या होता है बेटा? लैमिनर फ्लो मतलब ये जो ना लेयर्स में फ्लो कर रही है, ऐसे लेयर्स में फ्लो कर रही है, एक लेयर ऊपर चल रही है, एक लेयर उसके नीचे है, एक लेयर उसके नीचे, एक लेयर उसके नीचे। ये लेयर्स आपस में मिक्स नहीं हो रही है, ऐसे मिक्स नहीं हो रही है, ये लेयर्स अपनी इंडिविजुअली चल रही है, सही है। तो अगर अपन इसमें देखेंगे तो हमें लैमिनर फ्लो देखने को भी मिलेगा, सही है। और यही बेटा ये नीचे वाली लेयर ऊपर चली जाती है और ये इसमें मिक्स कर जाती तो हम उसको पढ़ते ही नहीं है। देखो पढ़ा किसको जाता है? दैट इज प्रिडिक्टेबल। आप पढ़ते किसको? आइडियल। आइडियल क्यों बोलते हैं अपन? क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। आप मुझे बताओ ऐसी फ्लाइट में बैठना पसंद करोगे जो पता नहीं यार पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पता नहीं यार, ये तो अभी ट्राई कर रहे हैं, नहीं बैठेंगे ना अपन। तो अपन क्या बोलेंगे? अरे बकवास है भाई, हटाओ यार ये सब। तुमने कोई दवाई खाई, डोलो 650 खाई, यार पता नहीं यार ये बुखार उतारेगी कि चढ़ा देगी, और समझ में नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे तो बकवास है। अपन किस चीज को पढ़ते हैं? जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट हैं, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तभी तो उसको पढ़ रहे हैं, सही है ना। तो होता क्या है बेटा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ना फ्लूइड की, तो वो यहां से शिफ्ट होने लगता है टुवर्ड्स टर्बुलेंट। अगर आप स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दो, आप नल तेज खोल दो, फिर देखो आप
वहीं जो तमीज से गिर रहा था पानी, है ना, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं महंगे महंगे, उसमें से पानी एकदम तमीज से आ रहा होता है, एकदम तमीज से, मतलब एकदम पता है भाई ये क्या हो रहा है। आप फोटो खींचो तो आपको लगेगा अरे वाह यार, मतलब ये तो ऐसे लग रहा है चल ही नहीं रहा है, ये तो फोटो लग रही है एकदम, है ना। कहीं ऐसे ऑयल गिराते हुए दिखाते हैं ऐसे मैंने, और वो ऐसे वो बह रहा है एक्चुअली, और वो इतना अपने आप को रिपीट कर रहा है, आपको लग रहा है भाई तो रुक ही रहा है, रुका ही हुआ है तो चल ही नहीं रहा, ये तो फोटो है बस एक ऐसे, पर एक्चुअली वो फ्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारे पार्टिकल्स अपने प्रीवियस वाले को फॉलो कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? दैट इज लैमिनर फ्लो, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऐसे फ्लो को अपन पढ़ते हैं। समझ में आई बात? तो बेटा लिख लीजिए, आप फ्लूइड डायनेमिक्स से डायग्राम बना लीजिए, तो अपन इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, मैं आपको लिखवा देता हूं थ्योरेटिकल बात। पहले पानी रुका हुआ था, अब पानी बह रहा है। बोलू? लिखें? एक डायग्राम बना लो एक बेसिक सा, तो फिर अपन इसको अच्छा, फ्लूइड बहता क्यों है बेटा? फ्लूइड क्यों बहता है? अपन क्यों नहीं बह रहे भाई? भाई अपन भी तो ऐसे बिगड़ जाने चाहिए। तो हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स, है ना। सॉलिड्स में ज्यादा है, लिक्विड्स में उससे कम है, और गैसेस में सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे कम है। तो वो तो भैया इधर उधर कैसे भी निकल जाते हैं, उन पे ग्रेविटी का भी इतना असर नहीं है। सही है ना। और दूसरी बात, वो बहता है ड्यू टू इट्स ओन वेट। अब जैसे ही इस बॉटल को मैं अगर ऐसे तोड़ दूं, ठीक है, इसको तोड़ते ही पानी नीचे क्यों बहेगा? बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अगर यही बेटा ग्रेविटी नहीं होती तो ये वैसे ही रहता। तो बहने का कारण ये भी है, ड्यू टू इट्स ओन वेट, खुद के वेट के कारण वो नीचे ऐसे बहता है। हमेशा पानी इसलिए कहते हैं ना, भैया नदी क्या बोलते, गंगा तो अब उल्टी बह रही है ना। जमाना अब जो कलयुग का है बस आ गया एकदम पीक। अब जो गंगा है वो उल्टी बह रही है। उल्टी बहने का मतलब क्या? नीचे से पहाड़ों पे जाए। ऐसा नहीं होता। क्यों? पहाड़ से नीचे क्यों आती है कोई भी नदी? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटी, है ना, उसके पास मास है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो लिखे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। पहला, फ्लूइड वेलोसिटी। फ्लूइड वेलोसिटी at a point does not change with time. समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इज डिफाइंड, वो समय के साथ नहीं बदलती। आपको अगर उधर से गुजरना है तो आपको वो वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। सही है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पॉइंट्स की सेम होती है, और उस पॉइंट की वही रहेगी जो है। ठीक है। इसी में लिखें फुल स्टॉप। द फ्लूइड पार्टिकल may have different velocity
at some other point the fluid particle may have different velocity at some other point। इसका मतलब जब वही पार्टिकल सी से बी से गुजरता है तो वो बी की वेलोसिटी को फॉलो करता है, और जब वही पार्टिकल डी से गुजरेगा तो वो डी की वेलोसिटी को फॉलो करेगा। तो फ्लूइड की तो बदल गई ना वेलोसिटी, जो पार्टिकल्स गुजर रहे थे उनकी तो बदल रही है पर उस पॉइंट की नहीं बदल रही। आई क्या बात समझ में? आप समझ लीजिए कि आप फ्लूइड हो, आप बच्चे हो, आप घर में अलग तरीके से बिहेव करते हो घर के रूल्स के हिसाब से, है ना, यूरो में अलग तरीके से बिहेव करते हो यूरो के रूल्स के हिसाब से। तो यूरो का रूल तो नहीं बदला ना, बच्चे का बिहेवियर बदल गया आने के बाद। सही है ना? नेक्स्ट लिखे, नेक्स्ट लिखे। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो all the particles passing through a given point follow the same path, है ना? तो जो लोग बी से गुजर रहे हैं वो लोग डी से भी गुजरेंगे ही। सही है? हेंस a unique line of flow can be drawn by its path। तो ये जो स्ट्रीम लाइन बनाई हमने, लाइनें खींची बेटा, ये उनका पाथ ही है, कॉल्ड स्ट्रीम लाइन्स। उस पाथ को या उस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रीम लाइन्स। फुल स्टॉप। स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट कट ईच अदर। ठीक है, कैन नॉट कट ईच अदर। रीजन हमें पता है कि फिर दो डायरेक्शंस हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां तक सही है? बोलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखें बेटा। लैमिनर फ्लो इज द फ्लो। स्ट्रीमलाइन के अंदर ही हम लैमिनर पढ़ रहे हैं। जो लैमिनर है वो स्ट्रीमलाइन तो है ही है। लैमिनर फ्लो इज द फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव along well-defined streamlines, which are straight and parallel। है ना? यहां पैरेलल बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी ये ऐसे लैमिना में फ्लो कर पाएंगे। सही है? फुल स्टॉप करके लिखें। Thus the particles move in layers। sliding smoothly over the adjacent layer। सही है? तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स चल रही हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। सही है बेटा? यहां तक तो एक बेसिक डेफिनेशन आपने समझी कि हम किस प्रकार के फ्लूइड को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इसे साइड में कर देते हैं बेटा। आप आ जाते हैं मेन बातों पे। आप देखेंगे कि पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में सिर्फ दो चीजें चलेंगी, एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा होगा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है? इन दोनों की मदद से ही सारे न्यूमेरिकल्स और सारे कंसेप्ट्स अपन सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मुझे बताओ, क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया बेटा कि कहीं से पानी आ रहा होता है और अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दें तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है? सही है ना? अगर मान ले जैसे वो अपन पाइप से पानी दे रहे हैं और अपन चाहते हैं कि वो दूर तक जाए तो स्पीड बढ़ानी है, तो अपन क्या करेंगे? उसका क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं, जैसे पिचका देते हैं उसे, और जैसे पिचकाते तो पानी दूर तक जाने लगता है ना? अब अपने को कोई बोल रहा भाई यार ये फूक मारना, फूकता हो तुम, ऐसे ही करते ना? ऐसे ही करते हो तुम?
एरिया कम क्यों करते हो? ताकि फूंक ज्यादा दूर तक जाए। अब तुम किसी को बोल रहे हो भाई ये कैंडल बुझाना, तो ऐसा ना बुझा रहा होगा, वो ऐसे हो जाए। ऐसे उसने छोटा क्यों कर लिया एरिया? ताकि दूर तक जाए। समझ में आ रहा है? बोलो यार, है ना? पिचकारी का मुंह जरा सा होता है, तो जितना आप ऐसे करोगे, मतलब जितना छोटा एरिया होगा उतना तेजी से पानी जाएगा। हरी बात है। तो बेटा ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। और ऐसा ना भीड़ में भी होता है। भीड़ में मान लो ऐसे भीड़ आ रही है, ऐसे दर्शन करके आ रहे हैं लोग, और आगे इतना सा गेट बना दिया, लो बेटा करो दर्शन, है लो मजे लो। तो इतना सा गेट बना दिया। अब आप देख रहे हो कि यार यहाँ तो धीरे धीरे चल रही है, ऊपर से खड़े होकर के देख रहा है इन्हें, तो वो कह रहा है यहाँ तो धीरे धीरे चल रही है, और यहां से गेट से ऐसे ऐसे धक्का खा के निकल रहे हैं बाहर, है ना? होता है ना ऐसा। तो वो भीड़ भी तो बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स है। आ रही बात समझ में? तो एरिया कम होते ही स्पीड बढ़ जाती है। यहां से सीखेंगे। देखो भाई बेटा, ये कोई ऐसा अपन ने, और इसलिए बेटा सिरिंज का जो मुंह है ना छोटा सा होता है ना? तो मान लो बेटा यहां पर अपन एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शन बड़ा है A1 और ये क्रॉस सेक्शन छोटा है A2। अब बेटा ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। यहां पर भरा हुआ है, सही है, ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है। अब मुझे बताना कि यहां से और फ्लूइड आ रहा है और यहां से और फ्लूइड आ रहा है, तो वो इस फ्लूइड को धक्का मारता है। ऐसा समझो कि सारे लोग भरे हुए हैं यहां पर, आराम से रहने चुपचाप। मुझे बताओ बेटा, अगर एक जना यहां से घुसेगा तो एक को यहां से निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ना अंदर, ये कांस्टेंट है। सही है क्या? ऐसे मान लो एक गाड़ी में जितने लोग बैठ सकते हैं उतने बैठे हुए हैं। अब क्या होता है, एक आदमी गेट खोल के यहां से घुसता है। अगर यहां से घुसा तो भाई ये वाला गिर जाएगा, फिर यहां से दो घुसे तो दो गिरेंगे। आई क्या बात समझ में? तो मुझे बताओ, क्या जितना पानी पर सेकंड यहां घुसेगा, क्या उतना पानी पर सेकंड यहां से निकलना पड़ेगा? क्योंकि ठहरने की व्यवस्था नहीं है। बताओ भाई, लिखा होता है ना कई जगह, है ठहरने की व्यवस्था है, तो यहां नहीं है। समझ में? आप किसी पार्टी में जा रहे हो दोस्त की, तो क्या बोल देगा, बेटा ठहरने की व्यवस्था नहीं है, अपने घर जाओ, है ना? नाइट आउट नहीं है, आप अपने घर जाओ। तो मुझे बताओ बेटा, ठहरने की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों? ऑलरेडी भरा हुआ है ना यार, तुम कहां होगे? तो मुझे बताओ, जितना मास पर सेकंड यहां से घुसेगा, क्या उतना ही मास पर सेकंड यहां से निकलना भी चाहिए बेटा? अब मुझे बताओ, यहां के दोनों के बराबर कर दो बेटा। मैं ले रहा हूं dm/dt, छोटा सा टाइम ले रहा हूं। dm/dt एट फर्स्ट इज इक्वल टू dm/dt एट सेकेंड। अब तुम समझ गए ना यार कि यहां पे बेटा ज्यादा घुस सकते हैं क्योंकि एरिया बड़ा है, तो यहां पे उतने निकलने पड़ेंगे ना। एरिया कम है तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि उतने टाइम में निकलना है। समझ में आया बेसिक कहानी? भाई यहां एरिया ज्यादा है तो वो आराम आराम से जा रहे हैं, पर जहां एरिया कम है निकलने उतना ही बनने हैं और उतने समय में निकलने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? तेजी से निकलना पड़ेगा। यही कारण है। तो बताओ बेटा, डीएम को क्या लिख सकता हूं मैं? आपको पता है रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। लिखो, मास को क्या लिख सकते हैं अपन? रो इंटू वॉल्यूम। रो इंटू वॉल्यूम लिख दो बेटा। d/dt ऑफ मास, मास क्या है यहां पर? रो। अच्छा, रो यहां का और रो यहां का सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ही पानी है। इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है, लेटस से मैं dl लेंथ अंदर घुस गया, dl1, और यहां से मैं dl2 बाहर आ गया, इतना पानी लेंथ का बाहर आ गया, या L1 अंदर घुस गया, ले लेते हैं L1 अंदर घुसा और यहां पे L2 पानी बाहर आ गया, L2 लेंथ का पानी बाहर आ गया। तो मुझे बताओ वॉल्यूम को क्या लिखोगे आप? मुझे लगता है लिखना चाहिए A1 इंटू L1 अंदर घुसा, तो इतना ही यहां से आया होगा। सही है क्या? यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? d/dt ऑफ रो, तो वही है एरिया A2, सिलेंडर के फॉर्म में निकल रहा है पानी और आ रहा है। बेटा क्या क्या कट गया बताओ? रो कांस्टेंट है, बाहर आके कट जाएगा। अच्छा, रो बाहर निकाल दो, A1 बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, बचेगा क्या? dl1/dt। dl1/dt इज v1, जिस स्पीड से पानी अंदर जा रहा है यहां पर। और यहां पर क्या बचेगा? बाहर रो बाहर आ गया,
एरिया भी बाहर आ गया कांस्टेंट, dl2/dt इज v2, रो रो कट गया, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, मतलब जो a और v का प्रोडक्ट 1 पर है वही a और v का प्रोडक्ट 2 पर भी है, मतलब a इंटू v इज कांस्टेंट। तो बेटा यहां से समझ में आता है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये अपन लगा लेंगे, याद आ रहा है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता था एनर्जी कंजर्वेशन में, 1 इज इक्वल टू 2, जो 1 पर टोटल एनर्जी है वही 2 पर टोटल एनर्जी, जो 1 पर मोमेंटम है वही 2 पर मोमेंटम है। तो क्या कांस्टेंट है बेटा? a इंटू v का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सही है। यही एक बात और बताता हूं, अपन बोलते हैं बेटा जो आइडियल फ्लूइड होता है ना, उसमें एक पॉइंट और लिख लेना कि वो होता है इनकंप्रेसिबल। क्या होता है? मतलब क्या? उसको आप एक क्या करो, एक सिरिंज में हवा भरो, ऐसे मतलब आगे ऐसे बंद कर दो उसे, है ना, सुई हटा लेना, वो आगे बस जो आगे हल्का सा हो रहता है वो, और ऐसे करके बेटा एयर को पिचकाने की कोशिश करो, ऐसे दबाकर। एयर पिचक जाएगी, थोड़ी सी, थोड़ी पिचक जाएगी, आ जाएगा, फर्क आ जाएगा, हल्का सा ऐसे पकड़ो, जरा सी पिचक जाएगी वो। नहीं पिचका दी ना आपने, तो आपने उसके मॉलिक्यूल्स को पास पास कर दिया, सही है, मास तो उतना ही है, तो आपने उसका रो बदल दिया। मास तो उतना ही था और आपने वॉल्यूम को कम कर दिया, तो आपने रो बदल दिया। पर अगर वही फ्लूइड होता ना, फ्लूइड, और आप उसको पिचकाने की कोशिश करते तो वो नहीं पिचकता, या पिचकता हुई तो बहुत फोर्स लगाना पड़ता आपको। तो बेटा हम आइडियल फ्लूइड के लिए उसको इनकंप्रेसिबल मानते हैं। अगर इनकंप्रेसिबल मानेंगे तभी बोलेंगे कि यहां का रो और यहां का रो सेम है। समझ में आया ना? रो नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आप उसका वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते, मास तो चेंज होता ही नहीं है ना, मास तो वहां न्यूक्लियर रिएक्शन में जाके चेंज होता है ना, आप उसका वॉल्यूम नहीं बदल सकते। तो इनकंप्रेसिबल भी एक प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड की, इस वजह से रो कटा है। ठीक है, चाहे से आप यहां लिख सकते हैं सिंस इनकंप्रेसिबल। ऐसा नहीं कि यहां अगर फ्लूइड की ज्यादा पिटाई हो रही है या ज्यादा पिटाई हो रही है तो यहां पिचक गया, वो नहीं पिचक सकता वो। और इसलिए बेटा अपन फ्लूइड को यूज करते हैं ब्रेक्स वगैरह। पता लगा अपन ने तो ब्रेक दबाया और फ्लूइड ही पिचक गया, वहां तो गया ही नहीं। समझ में आया? अपन तो जोर लगा रहे हैं और पता लगा कि वहां तो प्रेशर ट्रांसमिट ही नहीं हुआ, फ्लूइड ही पिचक गया, है ना। इसलिए एयर नहीं यूज करते अपन, क्या यूज करते हैं? फ्लूइड यूज करते हैं। फ्लूइड ना हो तो भैया जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। फ्लूइड की सबसे अच्छी खासियत है बेटा, आप उसको जिस शेप में डालते हो वैसा बन जाता है। सबसे बढ़िया खासियत है, जो सॉलिड की नहीं है। तो हर चीज की अपनी अहमियत है। अभी आगे जाकर के बेटा आप पढ़ोगे ब्लड फ्लो होता है, ये सारा ये फ्लूइड डायनेमिक्स ही तो है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3। ये बेटा हमारी आर्टरी है और ये हमारी क्या है? छोटी आर्टरी, है आर्टीरियोल। इसका एरिया है 3A, इसका एरिया है 2A और इसका एरिया है A। ठीक है, यहां से जो स्पीड आती है वो आती है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से जो स्पीड जाती है वो आती है 2 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यहां से कितनी स्पीड से फ्लूइड निकलेगा? हाँ है? आ जाओ आ जाओ। यहां से कितनी स्पीड से फ्लूइड निकलेगा? तो आप एवी जो इन है वो एवी आउट कर दोगे।
तो सॉल्व करना है। हाँ बेटा सॉल्व ही करना है? हम्म 4 11 तो क्या करोगे आप बेटा? एवी अभी क्या हो रहा है? एंटर तो यहां से कर रहा है, पर बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, तो दोनों का एवी जोड़ना पड़ेगा आपको आउट के लिए, है ना? तो अंदर के लिए बेटा कितना है? एवी 5 into 3 ए इज इक्वल्स टू इसका 2 into 2a प्लस ए इंटू बी। ए तो कट जाएगा, ये है 15, ये है 4 और ये है वी। वी कितना आ जाएगा? 11 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल बेसिक बात है, 11 मीटर पर सेकेंड यहां से हम निकाल लेते हैं। कोई साइंस भी नहीं है इसमें, तो कॉमन सेंस है ना? इसमें कोई साइंस थोड़ा ना लग रही है, इसमें तो सिंपल सी बात है भाई, जितने मॉलिक्यूल्स यहां से घुसते हैं उतने मॉलिक्यूल्स यहां से निकल जाते हैं। अच्छा, ये बेस्ड ऑन व्हाट? ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने किस पर बेस्ड है? इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? ये अपन ने कैसे निकाला बेटा? ये है मास कंजर्वेशन। कौन सा लॉ लग रहा है यहां पर? कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना मास यहां घुसा बेटा उतना मास यहां से निकला। सही है, ये बेस्ड है इस पे। एक और कर लेते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि जब आप बेटा ऐसे नल होता है, नल में से पानी निकल रहा होता है, और जैसे जैसे वो पानी की धार नीचे की तरफ आती है तो पतली हो जाती है ना? ये क्वेश्चन उस पे नहीं है, मैं ऐसी जनरल बात कर रहा हूं। अच्छा, इसका डायमीटर है d1 और स्पीड है v1। इसका डायमीटर है d2 और स्पीड है v2। तो आपको निकालना क्या है? आपको रेशियो निकालना है v1 by v2 इन टर्म्स ऑफ d1 एंड d2। बहुत सिंपल सी बात। पता ऐसा क्यों होता है? वो धार पतली क्यों हो जाती है भाई? जहां नल होता है वहां तो ज्यादा होती है, वहां तो चौड़ी होता है। हाँ, क्यों ऐसे पतली क्यों हो जाती है? तो D1 का, तो वहां पे ज्यादा मास आता रहता है। हाँ, तो जैसे जैसे पानी नीचे गिरता है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी उसकी स्पीड बढ़ती है, √2gh, है ना? तो अगर वो रेस्ट से गिर रहा है तो √2gh हो जाएगी, तो स्पीड बढ़ गई तो एरिया कम हो जाता है। ये कारण बताएं भाई, v1 by v2 बता दें यहां पर। नहीं नहीं, एरिया है बेटा, एरिया में डायमीटर का स्क्वायर आता है, डायमीटर है वो, है ना? d1 d2। सर d2 square by d1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, जैसे आया था। तो यहां आएगा बेटा a2 और यहां आएगा a1। उल्टा क्यों हो गया ये? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। यह आएगा पाई d2 स्क्वायर बाय 4, r की जगह d/2 लिखूंगा, और a1 हो जाएगा पाई d1 स्क्वायर बाय 4। तो ये कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, d2 स्क्वायर बाय d1 स्क्वायर। सही है, वेरी सिंपल। अब हम बेटा इसके बड़े भाई को सीखेंगे, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मतलब आज जो सारी चीजें हो रही है ना,
प्लेन्स उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, है ना, ये जो गैस की सप्लाई करते हैं, है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी, ठीक है, ऑयल की सप्लाई करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, पानी की सप्लाई करते हैं, सब जगह बर्नौलीज एक बेसिक प्रिंसिपल है। सही है, तो आप इतनी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हो, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इससे हम बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ की भी समझेंगे। अच्छा ये इसलिए होता है, ठीक है, अच्छा प्लेन इसलिए उड़ता है, अच्छा बॉल को इसलिए स्विंग कराया जाता है ना। आप वो देखते हो कि वो आप ऐसे वो इसको होता है ना, नहीं गन नहीं यार, क्या होता है, शावर वाला, तो आप ऐसे, आप तो हवा, हाँ आप तो इसको हवा को लगाते हो यार आप तो, और पानी ऊपर चढ़ जाता है। आप स्ट्रॉ में हवा को खींचते हो और कोल्ड ड्रिंक आ जाती है ना। आपको ट्रेन के एकदम पास में नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो ट्रेन आपको अट्रैक्ट कर लेगी। सही है, तो ये सारी चीजें अपन बर्नौली से सीखेंगे। जितना अच्छे से समझ सको बेटा सीख लो, फिर हम इसको ही बेसिस लेकर के अपनी सारी बातों को प्रूव करेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। देखो सबसे पहले मैं इसका आपको एक्सप्रेशन समझा देता हूं कि आता क्या है। हम डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी अपन 11th क्लास में थोड़ा बहुत देखना बनता है क्या इक्वेशन जो बनेगी, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो बेटा, जितना पहले उतना बाद में, कंजर्व्ड बोल लो, कांस्टेंट बोल लो। तो इन तीनों का सम इज कांस्टेंट। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, तो बेटा ये कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी लग रही है, मास होता तो, ये कुछ कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगती है, मास होता तो, ये एक एनर्जी और आगे, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। अभी मैं आपको पूरा ढंग से, ये है कुछ प्रेशर एनर्जी, ये है कुछ काइनेटिक एनर्जी, और ये है कुछ पोटेंशियल एनर्जी। सही बात है क्या? तो मुझे बताओ बेटा, एक बहते हुए फ्लूइड में कौन कौन सी एनर्जी होती है? सर काइनेटिक एनर्जी होती है। बोला यार बह रहा है वो, अगर वो बेटा हाइट से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, वही तो काइनेटिक एनर्जी बदली होगी। और एक एनर्जी होती है दैट इज प्रेशर एनर्जी। एक एनर्जी और होती है दैट इज प्रेशर एनर्जी। सही है, तो नॉर्मल जो हम पार्टिकल लेते थे उसके पास तो दो एनर्जी होती थी, कौन कौन सी बताओ? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पर यहां पर एक एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी आ गई? प्रेशर एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान से समझना हो क्या रहा है। अभी आप ये समझोगे कि जो टंकी है बेटा, टंकी आपने देखा होगा कि जो वाटर हेड टैंक होता है वो हमेशा आपके जहां भरना है उससे ऊपर ही होता है। जैसे मान लो कि हमारे सेकंड फ्लोर पे टंकी लगी हुई है, ठीक है, अब वाटर हेड टैंक बेटा यहां कहीं बनाएंगे वो, ताकि यहां से यहां पानी चढ़ जाए। ऐसा नहीं करेंगे टंकी यहां लगा रखी, चढ़ाना यहां है। फिर भी बीच में इतने सारे डिसिपेट होती है एनर्जी कि वो यहां पर भी नहीं चढ़ता, फिर भी मोटर लगा के यहां चढ़ाना पड़ रहा है। आ रही है बात समझ में? पर इफेक्टिवली बेटा अगर कोई लॉस नहीं होता तो यहां से जाता तो यहां तक तो आ ही जाता। फिर आप यहाँ पे वो साइफन वाइफन भी बनाना सीख जाओगे। वो नहीं आप अपने आप को टंकी में से वो निकालना है, पेट्रोल खत्म हो गया, साइफन बना के निकाल लेते हैं, है ना। टंकी में यूं पाइप डाला और यहां से यहां आ रहा है फ्लूइड, है ना, ऐसे खींचते और फिर ये आ गया। मेरे को पहली बार सीखा है, मेरे मुंह में चला गया पेट्रोल। आधा आधा ज्ञान था मुझे, है ना। क्या खत्म हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया तो नहीं कोई नहीं, जितना भाई जितना आजा दिख जाए बहुत है। सुनो बेटा, ये सारी चीजें यहां से प्रूव होने वाली बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, एक वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि है ना कि भाई ये वो लो और इसमें हवा भरो, तो वो हवा भरने बहुत टाइम लग रहा है, और वो अगर ऐसे करके करा तुरंत भर गया। मतलब ये जो जितने भी इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं ना ये, उसमें ये समझो 50% में बर्नौलीज थ्योरम वाले होते हैं। सही है, चलो देखो, आपने देखा होगा ट्रेन जो होती है, ट्रेन की तरह एक लाइन बनी होती है ऐसे स्टेशन पे, येलो कलर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कि भैया वो ये बोलना चाहते हैं कि आप इससे आगे ना जाएं, अगर आप इससे आगे जाओगे तो ट्रेन आपको खींच लेगी ऐसे,
हाँ, अपने आप चढ़ा देगी वो आपको, ठीक है ना। हाँ, तो वो उस लाइन के पीछे रहना चाहिए। तो आप ऐसे कोई तेजी से कोई चीज जा रही है ना, आप उससे दूर रहें, अदरवाइज वो आपको खींच लेगी, ठीक है। उसके भी कारण सब समझ में आएंगे। अब देखो बेटा क्या है, इसका छोटा सा डेरिवेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये आ कहां से रहा है। देखो भाई, लेट अस से बेटा ये फ्लूइड बह रहा है, यहां अपन एरिया वेरिया बदल देते हैं, ये लो, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये है एरिया A1, सही है, A1। बेटा ये पूरा फ्लूइड है, वही तमीज वाला फ्लूइड है, बह रहा है, ऐसे आपस में नहीं मिलाना है, ठीक है। यहां पे एरिया है A2। अच्छा, यहां स्पीड है बेटा V1, तो यहां स्पीड है V2। बोलो बोलो बोलो। तो एक इक्वेशन तो आप लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दिस फ्लूइड, आप क्या लिख सकते हो बेटा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये तो है ही है, ये तो हमेशा सच है। बोलो, एक इक्वेशन आ गई यहां पर, सही। अब दूसरी बात बेटा, ये हाइट है H1, बोलो बोलो बोलो, ये हाइट है H1 और ये हाइट है बेटा H2। ईमानदारी से बताओ बेटा, ईमानदारी से बताओ कि ये फ्लूइड यहां से यहां क्यों जा रहा होगा? ज्यादा अमाउंट में आ रहे हैं। ये फ्लूइड भाई नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये गंगा उल्टी बह रही है, तो आप बोलोगे सर एक तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि बह रहा है तो निकल गया, एक तो वो है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि बेटा यहां से कोई इसको धक्का भी मार रहा है, यहां से कोई इसको धक्का भी मार रहा है। तो अपन क्या करते हैं ना, अपन इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन ना ये जो बीच वाला फ्लूइड है ना, कौन से वाला, ये वाला, देखो यहां भी फ्लूइड है, बोलो, तो यहां वाले फ्लूइड को मैं ब्लू से दिखा देता हूं, वो भी तो आ रहा है आगे आगे कि तुम चलो भैया मैं आ रहा हूं। और बेटा इसके आगे भी फ्लूइड है, उसे ब्लू से दिखा देता हूं। और ये वाला जो फ्लूइड है ना, ऐसे समझ लो जेली है, इस फ्लूइड में अलग प्रकार का फ्लूइड, समझ रहे हो, इसको मैंने अलग दुनिया बना दिया कि तुम जो फ्लूइड हो ना, तुम इससे अलग हो बाकी के फ्लूइड से। अब मुझे बताना बेटा, यहां का जो फ्लूइड है, क्या इसको ऐसे प्रेशर मार रहा होगा? आपको पता फ्लूइड प्रेशर मारता है भाई, कितना प्रेशर मार रहा होगा बेटा? यहां पे कोई प्रेशर होगा P1, और कितना फोर्स लगा रहा होगा P1 इंटू A1, बोलो। अब मुझे बताना, अगर ये X खिसकता है बेटा, यहां पर कितना खिसकता है X, तो क्या ये वर्क करेगा P1 A1 इंटू X, बोलो। क्या ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है? ये वाला प्रेशर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, मतलब इस जेली को एनर्जी दे रहा है, सही है क्या? अब मुझे बताना, ये वाला जो ब्लू वाला फ्लूइड है, ये इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा बेटा, और कितना लगा रहा होगा सर? यहां का जो प्रेशर है P2, A2 फोर्स हो गया। और सोचो, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, तो अगर ये X आगे खिसकेगा तो ये कुछ Y आगे खिसकेगा, जो कि Y X से बड़ा होगा, बोलो, क्योंकि ये पिचका हुआ है ना यहाँ पे पानी, तो बेटा इंटू Y। और ये नेगेटिव वर्क होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा, बोलो सही बात है क्या? अच्छा, तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा, मतलब ये कह रहा भैया चलो, और ये क्या कह रहा है? भाई मुझे एनर्जी दे दे। ये वाला फ्लूइड क्या कह रहा है? मैं नहीं आने दे रहा। और ये वाला फ्लूइड क्या कह रहा है? आगे बढ़ भाई। तो समझ में आया बेटा, आपको प्रेशर भी एनर्जी दे रहा है। तो ये क्यों ऊपर चढ़ रहा होगा बताओ? क्योंकि बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर एनर्जी, सही है। अब बेटा अपन वही लगाएंगे क्या? अब बात आती है सर, बर्नौलीज थ्योरम कहां से आई? किसने बोला? बर्नौलीज ने तो बोला ही, पर ये इसका बेसिक क्या है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस 5 मिनट और लूंगा बेटा आपके, बस अपन बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप क्या बोलोगे बताओ? अब आप बोलोगे सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है सर? वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के, बोलो। इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मुझे बताओ वर्क किसने किया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा रहा हूं बेटा मैं, यहां लिखा है वो तो मैंने, ठीक है। यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगा रहा हूं मैं? बताओ बेटा किसने वर्क किया? सर एक तो इस फोर्स ने वर्क किया। कितना वर्क किया जल्दी बोलो? P1 A1 इंटू X, और इसने नेगेटिव वर्क किया,
बोलो सही है क्या यहां तक? अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या ये पानी थोड़ा सा ऊपर चला गया तो mg ने भी वर्क किया होगा? बोलो सही है क्या? सर कितना पानी ऊपर चला गया? ध्यान से सुनना बहुत बेटा, मैं ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो आप बोलोगे सर दिमाग ही खराब हो गया। बेटा मुझे बताना, बहुत ध्यान से सुनना। ये देख रहे हो आप, ये वाला x वाला पानी ये उठ करके यहां आ गया, बस ये फर्क हुआ। एक्चुअली ये फ्लूइड यहां इतना बढ़ा, ये इतना बढ़ गया, इफेक्टिवली तो ये पानी यहां आ गया ना, बीच वाला तो वहीं रहा। अरे समझे क्या? मान लो ऐसे ऐसे एक बेटा लाइन लगी हुई है, ऐसे ऊपर तक लोग खड़े हुए, मैं एक जना घुसा, वो एक बाहर निकल गया, तो इफेक्टिवली हुआ क्या? ये तो वहीं खड़े हैं एक तरीके से। आप बोलोगे सर एक बंदा ऊपर पहुंचा दिया आपने, बोलो है? हाँ स्ट्रीमलाइन है ना, मतलब ये वाला फ्लूइड उठ करके यहां आ गया mg का वर्क लिखने के लिए। टेक्निक देखो आप, समझे क्या? अगर मैं अंदर घुसा तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैंने इनको आगे नहीं खिसका, मैंने तो एक बंदा आगे कर दिया बस। तो क्या हुआ? इफेक्टिवली मैं उठ करके यहां से वहां चला गया। समझ में आई बात? तो बताओ बेटा mg का कितना वर्क हो जाएगा? बोलो। पहली बात तो सर mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कितना बेटा? माइनस mg। m कितना लेंगे बेटा? m किसका लेंगे? सिर्फ इतने क्रॉस सेक्शन का, ये वाला मास। ये कितना मास हो जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा a1 इंटू x। अगर आप लिखना चाहो तो इसे a2 इंटू y भी लिख सकते हो, वो भी सेम ही होगा। a1x और a2y क्या है बेटा? बराबर है। मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन बता दे रहा हूं। अब बताओ बेटा, ये हो गया माइनस mg क्योंकि ऊपर गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हो गया वर्क डन। इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोलोगे सर यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, यहां उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है। बोलो किसकी? जो यहां से उठ के यहां आ गया, यहां उसकी v2 है हाफ m माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। बोलो बेटा, और m को क्या लिख दूं मैं? वही रो a1x लिख दूं, a2y a1x, कोई बात, एक ही बात है। बोलो यहां तक सही है क्या बेटा? अब आप 1 को एक तरफ ले लो, 2 को एक तरफ ले लो, है? रह गया लास्ट में ना रो। अच्छा रो। अच्छा यहां पर भी बेटा ये तो आपने क्या लिखा? ये तो मास ही लिखा ना। अरे इंटू जी तो करो, इंटू एच तो करो। एच क्या है बेटा? H2 माइनस H1। बोलो। अब बेटा आप 1 को एक तरफ ले लो, 2 को एक तरफ ले लो। आप आखिरी में ये बोल देना सर हमें डेरिवेशन नहीं करना, पर एक फील आ जाएगा ना आपको कि एक्सप्रेशन आया कैसे। करना बेटा इसको एक बार 1 को एक तरफ लेना, P1 A1x। ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रो A1x GH1। अब बेटा 1 को इधर लेकर के आना, प्लस हाफ रो A1x इंटू V1 स्क्वायर। बोलो बेटा क्या सेम कहानी 2 के लिए आ जाएगी? यहां पर बताओ सेम टर्म्स 2 में हो जाएंगे? बोलो। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब मैं इसे डिवाइड कर दे रहा हूं बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा बेटा? यही वाला A1x। सही है क्या? मुझे बताओ ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना? ठीक है, तो मैंने दोनों तरफ वॉल्यूम वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब बताओ बेटा क्या ये था एनर्जी का सम? ये था एनर्जी का सम, तो मैंने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाला है। क्या निकाला मैंने? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रीजन क्या है बेटा? इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं ना वो हम सिर्फ एनर्जी के टर्म्स में नहीं लिख सकते। एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे तो ये वैल्यूज नहीं पता ना मुझे एक्स की, मुझे क्या पता क्या है? बोलो। अच्छा दूसरी बात, अच्छा इसको वॉल्यूम से डिवाइड करो बेटा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ? ये कट गया, ये कट गया, तीनों में कॉमन आया, क्या बचा? P1 रो GH1 प्लस हाफ रो V1 और सेम उधर आ गया होगा, तो इज इक्वल्स टू, अरे मतलब 2 के लिए भी वही है ना एक्सप्रेशन, मतलब कांस्टेंट।
बोलो भाई। हाँ तो बेटा मैंने सोचा यार मतलब ये भी एक एनर्जी का टर्म आ गया। ये कौन सी एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी। और मुझे वॉल्यूम से क्यों डिवाइड करना पड़ा? कैंसिल करने का। क्योंकि आपको ताकि मैं ऐसा एक्सप्रेशन तो निकाल पाऊं ना हाँ जिसको मैं लिख सकता हूं। हाँ अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करूंगा तो फिर मैं एक्स की वैल्यू क्या लिखूं भाई? आई क्या बात समझ में? हाँ तो बेटा ये एक्सप्रेशन ही लिखना है आपको, और 1 हटा देता हूं मैं, आपको पता है इज इक्वल टू फॉर 2 ऑल्सो। तो बेटा आखिरी में क्या आ जाएगा? मुझे बताओ यहां पर कहीं भी मैंने फ्रिक्शन का वर्क वगैरह लिया है क्या? नहीं। तो इसलिए बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगा हुआ है। इसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं? प्रेशर एनर्जी। ये क्या है बेटा? प्रेशर। पी क्या है? व्हाट इज पी? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है? काइनेटिक। सोचो मास बाय वॉल्यूम रो हो गया ना भाई, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? एम बाई वी रो। ये होता है एम जी एच, डिवाइड बाय वी किया रो जी एच। तो ये एक्सप्रेशन कैसा आया? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और कौन कौन सी एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सही है क्या? बस इतना बेटा, ये एक्सप्रेशन आपको समझना है। कल इस पर अपन क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप तो इस पानी को भीड़ समझ लो, ऐसे भीड़ को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। तो नीचे वाली भीड़ तो धक्का मार रही है, उधर वाली भीड़ कह रही है नहीं नहीं ऊपर नहीं आना, वो नीचे धक्का मार रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना बेटा पानी का प्रेशर कम आ रहा है यार, मोटर चलानी पड़ेगी। आप देखेंगे कि सोसाइटीज के अंदर भी टैंक में पानी रखते हैं वो, और फिर मोटर से ऊपर चढ़ा देते हैं, क्योंकि नेचुरली जो आ रहा है ना, अब तो बिल्डिंग्स भी इतनी बड़ी बड़ी होगी, 10वें फ्लोर तक चढ़ाना है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको भैया अलग से बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। बेटा अगर आप चाहें ये डेरिवेशन करना तो आप ऐसे रफ फॉर्म में लिख ले, आप चाहें तो फिर मॉड्यूल से लिख लेना, चाहे तो एनसीईआरटी से लिख लेना, ठीक है। स्कूल के अंदर मुझे लगता है अगर आपके स्कूल का टेस्ट है तो ये जरूर उन्हें पूछना चाहिए, इन्हें पूछना चाहिए कि व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम। तो आप बोलोगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये अपन ने लाइन वहां पे ठोक दो और फिर उसके बाद ये डेरिवेशन चेप दो, ठीक है, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा, इतना है। तो ये दोनों भाई हैं बेटा, ये दोनों कौन कौन? ये दोनों मिलकर के साथ में इक्वेशंस निकालेंगे, क्योंकि हमेशा दो अननोन रह जाएंगे। दो अननोन के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होंगी। दूसरी इक्वेशन बर्नौलीज आएगा, ठीक है। चलो